दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर टाइम क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम अपनी इतिहास की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेंगे। साथ साथ हम आजादी के बाद का जो भारत था, उसमें क्या क्या चुनौतियां थी हमारे नेताओं के सामने, उन सब चीजों को हमें इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। सबसे पहली बात, अगर मैं प्राचीन भारत के इतिहास के महत्व की बात करूं, तो प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने से हमें पता चलता है कि सबसे पहले हमारे देश में लोग कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ बसे, कैसे उन्होंने खेती करना शुरू किया, कैसे उन्होंने अपने आप को सुरक्षित किया, कैसे उन्होंने जंगलों से संसाधन जुटाए, किस तरह से उन्होंने धातु का काम शुरू किया। ये तमाम सवालों के जवाब हमें प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने से मिल जाते हैं। आप इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि एक समाज सभ्य समाज तभी माना जाता है जब वो समाज लिखना जानता हो, जब उस समाज के लोग लिखना जानते हो। आप देख लीजिए, जितने भी आज की हमारी जो भाषाएं हैं, जो लिपियां हैं, लिपियां मतलब लिखने की शैली, वो तमाम प्राचीन है। धीरे धीरे जो हम आज भाषा बोल रहे हैं, वो धीरे धीरे सदियों दर सदियों जाकर डेवलप हुई हैं, तब जाकर हम ये सब चीजें, ये जो भाषाएं हम बोल पा रहे हैं। यानी हमारी आज की जो भाषा है, उसकी जड़ें भी अतीत में ही हैं। और कैसे पता चलेगा ना? प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने से। तो हम यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है विविधता में एकता। हालांकि ये टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है वो है प्राचीन भारत का इतिहास, उसका महत्व। तो उसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक उठाया वो है विविधता में एकता। ये क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो भारत है, भारत के अंदर आर्यंस के बाद बहुत लोग आए, विदेशी लोग। सबसे पहले तो यहाँ हड़प्पा वासी थे, उसके बाद आर्यंस आए, फिर ग्रीक, ईरानी, हूण, तुर्क, तमाम लोग हमारे भारत में आए। और तमाम लोगों ने हमारे भारत को अपना घर माना, हमने भी उनको एक्सेप्ट किया। तो ये इसलिए लिखा है मैंने, विविधता में एकता में सबसे पहली बात ये, भारत कई संस्कृतियों का संगम है। क्योंकि जो भी विदेशी लोग यहाँ पर आए, जैसे ग्रीक आए, ईरानी आए, हूण आए, तुर्क आए, आर्यंस आए, सभी ने भारत को अपना घर माना। और सभी ने भारत को अपना घर मानने के साथ साथ यहाँ के समाज में, यहाँ की कला में, यहाँ की भाषा में, यहाँ की साहित्य में, सभी में अपना योगदान दिया। अब यहाँ देखिए, हर संस्कृति का, आप किसी भी संस्कृति को देख ले, जो भी बाहर से विदेशी आए जिन्होंने भारत को अपना घर माना, सभी ने की संस्कृतियों का रंग आज भी हमारे भारत की संस्कृति में दिखता है। यही तो है हमारे देश की खूबसूरती, यही तो है विविधता में एकता। कि से इतनी नस्ल होने के बाद, इतनी जातियां होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद हम प्यार से रहते हैं। बात समझ रहे हो? तो यही है विविधता में एकता, मतलब भारत कई संस्कृतियों का संगम है। हमने अपनी विविधता में एकता में पहला जो पॉइंट था वो कवर किया। तो विविधता में एकता में दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी का योगदान है भारत की संस्कृति को बनाने में, सभी का। वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सभी का। देखिए कैसे, भारत के उत्तर भारत में आर्य संस्कृति पनपी, बिल्कुल सही। भारत के दक्षिण भारत में द्रविड़ और तमिल संस्कृति पनपी। लेकिन अलग अलग संस्कृति पनपने के बाद भी, अलग अलग जगह पनपने के बाद भी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी रही। और इसीलिए इसीलिए जो वैदिक ग्रंथ है, मतलब आर्य संस्कृति में वैदिक ग्रंथों में मुंडा और द्रविड़ भाषाओं के कुछ शब्द मिलते हैं। मतलब इस भाषाओं के कुछ शब्द यहाँ मिलते हैं। और वहीं तमिल के संगम साहित्य में संस्कृत और पाली के कुछ शब्द मिलते हैं। मतलब इनके शब्द यहाँ मिलते हैं और इनके शब्द यहाँ मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, कि भारत की जो भाषाएं हैं, जो विचार हैं, जो संस्थाएं हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी रही। तो यही तो है बेटा विविधता में एकता। कि इन अलग अलग भाषाएं होने के बाद, अलग अलग नस्ल होने के बाद, अलग अलग रीति रिवाज होने के बाद भी विविधता में एकता, यही तो है भारत की खूबसूरती। तो यही तो प्राचीन भारत बताना चाह रहा है आपको। चलिए जी, हमने दूसरी चीज को भी कवर किया। यहाँ पर देखिए आप,
विविधता में एकता में कि भाषाओं में भी एकता है। हमने अभी दूसरे पॉइंट में भी पढ़ा, लेकिन आप क्या देखिए, भाषाओं में भी एकता है। मुंडा द्रविड़ जो भाषा है, उनके कई शब्द हिंदी संस्कृत मतलब वैदिक भाषा में मिलते हैं। जैसे कपास मुंडा का शब्द है, लेकिन कहाँ मिलता है? हिंदी संस्कृत में मिलता है। खुदाई, नाव, ये तीनों मुंडा के शब्द है, लेकिन मिलते कहाँ हैं? इधर हिंदी और वैदिक भाषा में। वैसे ही वैदिक भाषा के कुछ शब्द किधर मिलते हैं? मुंडा और द्रविड़ में। तो यही तो है बेटा, एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में, दूसरी भाषा के शब्द मतलब अलग अलग भाषाएं होने के बाद भी जो हिंदी बोलता है वो मुंडा के शब्द यूज कर रहा है, जो मुंडा बोलता है वो हिंदी के शब्द यूज कर रहा है। अलग अलग भाषा संस्कृति होने के बाद भी फिर भी एकता दिख रही है। यही तो है विविधता में एकता, यही तो बताना चाह रहा है प्राचीन भारत का इतिहास आपको। तो ये है भाषाओं में भी एकता। ये देखिए दोस्तों, विविधता में एकता में सबसे पहले धर्मों का मेलजोल। हमारा जो भारत है, भारत के अंदर तीन धर्म की उत्पत्ति हुई, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आप देखिए, तीन धर्मों की उत्पत्ति होने के बाद भी ये लोग आपस में लड़ते नहीं थे आज की तरह, बल्कि संवाद और समझ के साथ रहते थे। भारत के अंदर अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धर्म मानने वाले, अलग अलग रीति रिवाज मानने वाले लोग रहते थे, लेकिन बावजूद इसके जीवन शैली लोगों की एक जैसी थी। यही तो है विविधता में एकता, यही तो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास हमें सिखाता है। अब देखिए, विविधता में एकता का एक और उदाहरण, भारत एक भौगोलिक इकाई है और एक सांस्कृतिक इकाई। देखो कैसे, भारत भले ही अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग समुदाय में बटा हो, लेकिन लोगों ने आपस में समन्वय और समझ को बनाकर रखा, एकजुट कर रहना सीखा। ये पुरानी बात है, प्राचीन भारत की बात बता रहा हूं मैं। आप देखिए, उत्तर भारत में आर्य आए थे, उनका राज था। आर्यों के कारण ही उत्तर और मध्य भारत को आर्यवर्त के नाम से जाना गया। अब देखिए, भारतवर्ष जो शब्द है वो हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है, और फिर बाद में गुप्तकालीन ग्रंथों में भी मिलता है। तो देखिए, यही तो है बेटा विविधता में एकता। आप अगर हम इतिहास को सही से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तो हमें इतिहास बहुत कुछ सिखाता है और हमें बताता है कि आज हम जो हैं, हम अपने, हमारे जितना महान है ही नहीं कोई। आप पढ़ें तो इतिहास को ढंग से, लेकिन सही इतिहास पढ़ें, गलत नहीं। तो देखिए, विविधता में एकता के और भी उदाहरण देता हूं मैं भी। इसको हटाते हैं। देखिए, विविधता में एकता का एक और उदाहरण, हिंदू शब्द का मतलब धर्म से नहीं था। प्राचीन उसमें हिंदू जो शब्द था उसका मतलब धर्म से नहीं था। कैसे? हिंदू शब्द की शुरुआत ईरानी लोगों ने की थी। जब ईरानी लोग यहाँ पर आए थे, भारत में आए थे, तो वो सबसे पहले सिंधु नदी पर आए। क्योंकि ईरानी लोग सै को है बोलते हैं, तो इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। सिंधु, और यहाँ के रहने वाले लोगों, जो सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को क्या कहा? हिंदू। ठीक है, तो सिंधु को क्या कहा उन्होंने? हिंदू कहा। और बाद में इसी के आधार पर भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अब आप देखिए ना, देश हमारा, जमीन हमारी, नदियां हमारी, सब कुछ हमारा, और नाम हिंदुस्तान किससे लिया हमने? ईरानी लोगों से। तो देख, यही तो है विविधता में एकता। ईरानी लोगों ने सिंधु को हिंदू का, और हमने हिंदू हिंदू के नाम पर हिंदुस्तान रख दिया। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है ना। तो देखिए, मतलब हिंदू जो शब्द है वो पहले के धर्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, वो सिर्फ एक इलाके को दर्शाता था। हिंदू मतलब ये सिंधु नदी का इलाका। ठीक है, तो देखिए, तो यही तो है विविधता में एकता। आज हम गर्व से कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा देश है, लेकिन ये जो हिंदू शब्द आया कहां से आया? ईरानियों से आया। यही है विविधता में एकता। और उदाहरण देता हूं मैं विविधता में एकता के। ये देखिए, विविधता में एकता का एक और उदाहरण, कवियों ने और राजाओं ने भारत को एक नजर से देखा, एक साथ देखा। कैसे? देखिए, एक नजर से कैसे देखा? कवि ने, दार्शनिक ने और लेखक ने भारत को हिमालय से समुद्र तक एक देश माना। चलिए, अशोक तीसरी सदी ईसा पूर्व, समुद्रगुप्त चौथी सदी में, इन दोनों ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया, बहुत बड़े हिस्से पर। पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया, जो कि उत्तर भारत का शासक था। अब देखिए, मैं कह सकता हूँ राजनीतिक जो एकता थी वो थोड़ी कमजोर थी, लेकिन बेटा सांस्कृतिक एकता बहुत मजबूत थी हमारे देश की। यही तो है विविधता में एकता। और कितने उदाहरण लो, और देता हूं मैं उदाहरण आपको, रुको।
ये देखिए, विदेशी ने भी, जो विदेशी लोग आए उन्होंने भी भारत को एक देश माना। जब विदेशी लोग भारत आए उन्होंने सिंधु नदी के नाम पर इसको हिंद कहा, और ग्रीक ने इसको इंडिया कहा। हिंडिया हो गया, हिंद हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ये सब एक ही देश के नाम है। अलग अलग भाषाओं में सब एक ही देश के नाम है। यही तो है विविधता में एकता। और उदाहरण लेते हैं विविधता में एकता के। तो कहने का मतलब ये बेटा कि हमारा जो देश है वो विविध, इतनी विविधता होने के बावजूद भी इसमें आज तक, प्राचीन भारत से आज तक एकता बनी है, बनी रही थी और बने रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। और उदाहरण देता हूं मैं विविधता में एकता के। ये देखिए, प्राचीन भाषा और सांस्कृतिक एकता की कोशिश हुई। विविधता में एकता का एक और उदाहरण कैसे, अशोक के समय 3वीं सदी ईसा पूर्व प्राक्य भाषा बहुत प्रचलित थी, लेकिन वहीं गुप्त काल में संस्कृत भाषा मुख्य बन गई। यानी इन भाषाओं ने, वो प्राक्य भाषा हो या संस्कृत भाषा, इन भाषाओं ने देश को एक सूत्र में, एक पूरे सूत्र में बांधने का काम किया। तो यही तो है विविधता में एकता। आप देखिए, एक और उदाहरण है, रामायण और महाभारत पूरे देश की विरासत। मतलब ये जो ग्रंथ थे रामायण और महाभारत, ये सिर्फ बनारस और उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि तमिलनाडु तक में आदर सद्भाव के साथ पढ़े जाते थे। इनकी ये संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन बाद में इनको पढ़ने के लिए अलग अलग भाषाओं में इनका अलग अलग अनुवाद किया गया। इनका अलग अलग भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया ताकि लोग इनको पढ़ सके, समझ सके। तो यही तो है हमारे देश में विविधता में एकता। मतलब सांस्कृतिक जो हमारा ढांचा है वो पूरे देश में एक जैसा रहा। तो ये इतना सब कुछ देखने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारा जो भारत है एक था, एक है और हमेशा एक रहेगा। यहाँ की जो विविधता है, उन विविधताओं का भी कोई भी हमारे एकता पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ा और ना ही पड़ेगा। बस थोड़ा क्या है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गई। उसने मुसलमानों तक को नहीं छोड़ा, मुसलमानों में भी वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी। एक ये चीज है। लेकिन बावजूद इन सब के भारत के अंदर बहुत सारे नस्ल होने के बाद, भाषाएं होने के बाद, धर्म होने के बाद, जाति होने के बाद, जनजातियां होने के बाद, पिछड़े होने के बाद, तमाम सब चीजें होने के बाद भी हमारे देश का जो एक सांस्कृतिक वो है, एक एकता जो है, एकता बनी रही। लोगों ने समन्वय से रहना सीखा, एक साथ रहना सीखा। और यही हम इसी को ध्यान में रखते हुए, इतनी विविधताएं होने के बावजूद, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। यही हमारा मूल मंत्र है कि हम लोग, दुनिया का कोई भी देश नहीं है जिस देश में इतनी विविधताएं हो, मतलब इतने तरह के लोग रहते हो, इतने अलग अलग उनका रहन सहन अलग अलग हो, बावजूद इसके वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यही तो है विविधता में एकता, और क्या है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें देखने, कुछ लोग आज के समय में या पहले से कुछ लोग कहते हैं कि मतलब प्राचीन भारत की संस्कृति को इतना महान मानकर चलते हैं कि वो तो ये कहते हैं कि वर्तमान में प्राचीन भारत की जो संस्कृति थी उसको लौटा दिया जाए। हम यही चाहते हैं, कुछ लोग का मानना यही है। लेकिन क्या उन लोगों को ये पता है कि प्राचीन भारत की संस्कृति को लौटाने से पहले, अगर हम प्राचीन भारत में हमारी जो संस्कृति थी, अगर हम उसको आज लौटाएंगे तो ऐसा नहीं है बेटा कि प्राचीन भारत में सिर्फ अच्छाइयां ही थी, बुराइयां भी थी। अब आप देखिए बुराइयां क्या थी। ऊंच नीच का भाव था, महिलाओं का बहुत स्थिति खराब थी, अति पिछड़ों की, अछूतों की स्थिति खराब थी। अब अगर हम प्राचीन संस्कृति को वापस से लौटाएंगे तो ये सारी बुराइयां भी तो वापस लौटेंगी ना। तो हमें क्या करना है, प्राचीन भारत का इतिहास हमें ये नहीं सिखाता कि हम प्राचीन में चले जाएं। प्राचीन भारत का इतिहास को पढ़ने से हमें ये सीखना होता है कि हमने इतिहास में जो गलतियां कर दी, जिन गलतियों की वजह से हमें बहुत भारी नुकसान हुआ, तो वो गलती भविष्य में ना करें, वर्तमान में ना करें, ताकि भविष्य सुधर जाए। यही तो होता है। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग ही क्या है भाई, सारी की सारी संस्कृति प्राचीन। अरे भाई, बुराइयों को क्यों लेना है।
पूरी संस्कृति लेके आओगे तो उसके साथ अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी तो आएंगी। तो मैं देखता हूँ। तो ये थे हमारे प्राचीन भारत का इतिहास। हमने यहाँ पर इसके महत्व को जाना, हमने विविधता में एकता को जाना, और हमने ये एक पॉइंट ये भी रखा कि जैसे कुछ लोग, हमें प्राचीन भारत के इतिहास से अच्छाइयों की बात करूं तो हमें ज्ञान विज्ञान में बहुत नॉलेज मिली, लेकिन बुराइयों की मैंने बताया आपको। तो भैया अगर चीजें वापस आएंगी वर्तमान में तो वो तो अच्छाई और बुराइयां दोनों ही आएंगी। तो हमने इतिहास को पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि उसकी अच्छी अच्छी चीजें हमें अडॉप्ट करनी है, और बुरी जो गलत चीजें हैं उनको नकारना है, और जो गलतियां हैं उनको सुधारना है। यही है इतिहास पढ़ने का तरीका और नजरिया। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इस सीरीज में। आज के लिए इतना ही काफी है।